नो, ट्रेड बैलेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड बैलेंस होगा और ट्रेड डिफिसिट होगा। क्लियर है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो इंपोर्ट के प्राइस से ज़्यादा है तो हम ट्रेड बैलेंस में हैं, और यदि हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसका प्राइस हमारे एक्सपोर्ट के टोटल प्राइस से ज़्यादा है तब हम ट्रेड डिफिसिट में चले गए। क्लियर है। तो नाउ डेज इंडिया का सीन क्या है? इंडिया का सीन, हाँ, अभी वो ट्रेड बैलेंस पे है। ट्रेड बैलेंस में है कि ट्रेड डिफिसिट में है? बैलेंस में। बैलेंस में रहते तो फिर कहना क्या था? पर वो इन्वेस्ट तो कर रहा है एक्सपोर्ट पे ज़्यादा। किस पे? तो इंपोर्ट भी तो करना पड़ रहा है। तो अभी ट्रेड डिफिसिट में। देखो, ट्रेड बैलेंस में वही आ सकता है जो डेवलप्ड है, जैसे यूएसए है, कनाडा है, G7 वाले हैं, या कुछ बहुत छोटे देश हैं जो G7 में तो नहीं हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, जैसे नॉर्डिक के कंट्री हैं, कॉकेसस के कंट्री हैं, या यूरोप के अदर कंट्री हैं, बेल्जियम है, लग्जेमबर्ग है, नीदरलैंड है, ये सब तो बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे देशों में क्या होता है, ट्रेड बैलेंस होता है। और जिनके यहाँ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शंस हैं, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसके माने जाते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी के। किसके? डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब ही हुआ कि वो अपने एक्सपोर्ट को क्या कर रहा है, स्केलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, और धीरे धीरे इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रेड बैलेंस की ओर जा रहा है। वो अभी है कहाँ? ट्रेड डिफिसिट में। और अंडर डेवलप्ड हो जाता है जिसका अभी ट्रेड डिफिसिट ही बढ़ रहा है, ट्रेड डिफिसिट ही बढ़ रहा है। हमारा ट्रेड डिफिसिट घट रहा है और हम बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डेवलपिंग है। और जो बिल्कुल बैलेंस में आ गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर जिसका बैलेंस है, तो ये ट्रेड बैलेंस हो गया। ओवरऑल एक डेटा दिमाग में रखें तो ये कह सकता हूँ कि 550 बिलियन डॉलर, 550 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट प्राइस है। क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस है। और इंपोर्ट प्राइस जो है वो 400 लमसम 389, तो आप मान के चल लो कि 400 अबाउट हमारा क्या है? इंपोर्ट का है। तो अभी 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट है। अब दूसरा ये बताओगे कि ये ट्रेड डिफिसिट क्यों है, इसके मेजर काउज क्या है? इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, मैं आपके लेसन से ऊपर हूँ, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम था। क्या इंडिया ट्रेड डिफिसिट में है? क्लियर है। और ट्रेड डिफिसिट कोई सामान्य नहीं है, बहुत डीप है। मतलब टोटल अमाउंट देखिए 400 बिलियन डॉलर है आपका, मतलब क्या गेन है? ये क्या है? कौन सा प्राइस है? इंपोर्ट प्राइस है ना। एक्सपोर्ट प्राइस आपका कितना है? 540, तो 150, मतलब आप मान के चलिए कि कितना हो जाएगा 150 इसका, तो लगभग 30%, लगभग 30%। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना? ओ सॉरी, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। गलत हो गया। इसको क्या कहोगे? ये 550 क्या है? इंपोर्ट है, और ये क्या है? एक्सपोर्ट है। अब सुधार लीजिए बात को। क्या कहा कि 400 हमारा क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस है, मतलब इतना फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा इंडिया अचीव कर रहा है एक फिजिकल ईयर में, और इतना विदेशी मुद्रा हमको देना पड़ रहा है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हम अपने इंटरनल इकोनॉमी से इसमें निवेश करने को विवश हैं। तो इसका मेन काउज क्या है? हाँ, ट्रेड डिफिसिट। ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण होता है अपने आप में कि हम इंपीरियल रूल में रहे हैं 175 ईयर, उसका इम्पैक्ट है, वो इतना जल्दी दूर नहीं होगा। ठीक है, एक काउज है। दूसरा क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्लो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी का लो स्टैंडर्ड, रिसर्च और क्या होता है डेवलपमेंट के वर्क में कम निवेश। ठीक है, सब कारण है, ये सब कारण है। सबसे बड़ा कारण है
एनर्जी का लैक होना, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा है वो हम ओनली, ध्यान रखोगे, ओनली 15%, ओनली 15% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, पेट्रोकेमिकल्स में, सीएनजी में, एलपीजी में, ओनली 15% पर डे जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है इंडिया का, उसका ओनली 15% ही हम इंडिजिनस सोर्स से फुलफिल कर पाते हैं। जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहाँ से जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है मुंबई हाई से अंकलेश्वर से, वो क्या है? असम में कौन सा? डिगबोई, अंकलेश्वर, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन। यही चार हमारे मेजर क्या हैं? एनर्जी प्रोड्यूसर, गैस या पेट्रोलियम प्रोड्यूसर सेंटर्स हैं। और यहाँ से जो टोटल प्रोडक्शन हो, अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ से? मुंबई हाई से। लेकिन मुंबई हाई जल्दी ही सेकंड पोजीशन में चला जाएगा और तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन में वाले एरिया में, और वहाँ भंडार भी ज़्यादा होने की संभावना है। क्लियर है? तो पेट्रोकेमिकल्स के एक्सपोर्ट पर हम बहुत ज़्यादा धन या फॉरेन मनी खर्च करने को विवश हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिबेकल है, हर्डल है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को स्लो डाउन करने में, कि हम इसका जब तक कोई विकल्प नहीं ढूंढ लेते, कोई ऑप्शन जब तक इंडिया डेवलप नहीं कर लेता है कि वो एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट हो। अब दूसरी तरफ बात करता हूँ कि ये सेल्फ डिपेंडेंसी एनर्जी में कैसे आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटी इसकी है? अरे आपके पास पेट्रोकेमिकल्स है ही नहीं, आपके पास नेचुरल गैस के रॉ मटेरियल ही नहीं है, भंडार ही नहीं है, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। दूसरा एक और सेक्टर था एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी को लेके, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटोरियम, थोरियम, जिनको हम एटॉमिक रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो उस एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में भी हमारी हालत क्या है? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मतलब झारखंड में जादूगोड़ा के सेक्टर में या राजस्थान के कुछ पॉकेट्स में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के कुछ स्टोर हैं, लेकिन वो उतने हाई क्वालिटी के नहीं हैं, या वो उनकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उनके बिना पर इंडिया को एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट करने का कोई प्लान ले सके। तो व्हाट शुड बी द आइडिया टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया? आपको जाना पड़ेगा अनकन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में आपके पास विकल्प नहीं है। आप सोलर एनर्जी को डेवलप करिए, विंड एनर्जी को डेवलप करिए, टाइडल एनर्जी का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, और इस अनकन्वेंशनल सोर्स को अडॉप्ट करके ही हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये जो मिनरल्स बेस्ड हैं, एनर्जी के जो स्रोत हैं, वो कभी भी हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे। हम उसमें दूसरे देशों पर मतलब कि डिपेंड करेंगे। यहाँ एक टर्म और आएगा जिसके बारे में बात शायद अधूरी रह जाए, NSG। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म NSG? NSG इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मीन्स, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मीन्स की जो न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स को सेल करे, सप्लाई करे, ओनली फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, थोरियम, और इनके अभी जो टोटल मेंबर्स हैं वो 27 हैं। कितने हैं? इट मीन्स 27 कंट्री सप्लाइंग प्रोसेस में, मतलब ट्रेड में। हाँ, नाउ वी डेज हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, एंड दे क्या? रेडियम। रेडियम भी है इसमें, चेक कर लेना। रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ड्यूटोरियम, सचेज,
इनके और भी आइसोटोप्स हैं। तो ये 27 कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह के एलिमेंट्स का क्वांटिटी जो है वो लार्ज स्केल में है और वो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस के जरिए यूनाइटेड नेशंस के गाइडलाइंस के तहत ये दुनिया के देशों को सप्लाई करते हैं। आपको पता होगा कि 1998 में जब एटम डिवाइस हुआ, किसने किया था? एक सेकंड, अब एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए, अपने आप में सवाल भी अच्छा नहीं था, किसने किया था? अरे एटम डिवाइस को एक व्यक्ति थोड़े करता है। कहने का मतलब ये था कि नाम आएगा लीडरशिप का, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। वो भी थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे वो तो उस समय नहीं, प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय, वो डीआरडीओ में थे। कब थे? डीआरडीओ में थे, लीडिंग फिगर में थे, मतलब टीम को लीड कर रहे थे। डीआरडीओ का मतलब समझ रहे हो ना क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो वीपन्स बनाने में, सबमरीन्स बनाने में, फाइटर प्लेन्स बनाने के जो मेन क्या है कारखाने, कंपनीज हैं, उन सारे कंपनीज का ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कौन? डीआरडीओ। क्लियर है ना? तो इस डीआरडीओ के वे मतलब कि चीफ थे। और डिफेंस मिनिस्टर जो थे, अब वो सीन याद आ रहा है पोखरण में, जो 3 व्यक्ति आके ऐलान किए। तो एक थे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, और एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के चीफ, और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये ठीक है, डीआरडीओ को हमने जाना। 1998 में इंडिया ने जब एटम डिवाइस किए, उसके बाद इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने इंडिया को बैन कर दिया और पूरे वर्ल्ड को ये एक तरह का सिग्नल दे दिया गया यूएन के द्वारा और ख़ास करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कि अब इंडिया के साथ कोई भी इस तरह का ट्रेड नहीं करेगा, या उनको मतलब मॉडिफाई किया हुआ जो एटॉमिक फ्यूल है, यूरेनियम, थोरियम या ड्यूटेरियम, इनका सप्लाई अब इनको नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक नाम हमको यहाँ याद आता है, ब्रजेश मिश्रा। क्या? ब्रजेश मिश्रा। और भी मुद्दा जब लेंगे हम लोग उस टाइम का ना याते रहेंगे। और स्ट्रॉब टॉलबॉट, स्ट्रॉब टॉलबॉट, ठीक है। ये दोनों कौन थे? इन दोनों ने मतलब मोर देन 100 डिप्लोमेटिक मीटिंग्स किए, और उस मीटिंग्स का ही परिणाम था कि इंडिया के ऊपर एटॉमिक डिवाइस करने की वजह से जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे, जिसमें ये भी था कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, इन सारे सैंक्शंस को रिमूव किया गया। क्लियर है? और रिमूव करने में हमें 4 से 5 साल के टाइम लगे, और इसमें ब्रजेश मिश्रा की डिप्लोमेटिक ना जो इंटरवेंशन था उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी, और ये माना गया था कि उन्होंने वाजपेयी के मिशन को सफल कर दिया, वाजपेयी के मिशन को सफल कर दिया। वरना इंटरनेशनल सैंक्शन यदि इम्पोज जिस तरह से हुआ था और वो कंटिन्यू बने रहते, तो एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते और लार्ज पॉपुलेशन कंटेन करने के नाते इंडिया के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था। और बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उनके लिए जो इंटरनेशनल एड है टेक्नोलॉजी के रूप में या मनी के रूप में, समझ रहे ना, वो सब ब्रेक हो जाता। तो स्ट्रॉब टॉलबॉट यूएसए डिप्लोमेट, और ब्रजेश मिश्रा इंडिया के मतलब कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे या बाद में वाजपेयी के एडवाइज़र हो गए थे। तो इन्होंने ये भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये यूएसए गवर्नमेंट को डील किए, और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक वार्ता का बहुत दौर चला। और फिर अंततः जो एटम डिवाइस की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर जो क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था, उसको हमने एकदम सक्सेसफुली रिमूव कर लिया था। क्लियर है?